ये पढ़ रहे हैं हम आर्टिकल, ठीक है। थोड़ा सा हम एडजेक्टिव बताते हैं। तो एडजेक्टिव किसको कहते हैं? जो क्वालिटी, हाँ, क्वालिटी बताया, क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रनाउन, ठीक है। क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रनाउन, तो वो हमारा एडजेक्टिव हो गया। ओके, अब एडजेक्टिव में जब हम पढ़ते हैं तो देखो, जैसे मान लो कि मैंने बोला कि ही इज अ गुड मैन, गुड मैन, ठीक है। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से हमको पता है कि ये जो है गुड, वो आपका एडजेक्टिव हो गया, इसमें कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक है। उसके बाद जब हमें कंपेयर करना होता है कि दो आदमी को हम कंपेयर करेंगे, तो उसको हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो कंपैरेटिव डिग्री मतलब कंपेयर करना। तो कंपेयर करने के लिए मुझे यही गुड बेटर हो जाता है। मान लो कि मैं दो लोगों को कंपेयर कर रहा हूं, मान लो कि सोनू इज बेटर देन मोनू। तो पहला चीज कि बेटर इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, कंपैरेटिव एडजेक्टिव। लेकिन तुमने एक चीज देखा होगा कि आर्टिकल हट गया, देखा तुमने? हाँ ना बोलो। क्या मैंने आर्टिकल लगाया यहां पर? एक भी नहीं लगाया। दैट मीन्स कंपैरेटिव डिग्री, जब हम कंपेयर करते हैं, बस सिंपल सी भाषा है, हमें समझो कंपेयर करना है। तो जब हम दो लोगों को कंपेयर कर रहे होते हैं, उस समय जब हम एडजेक्टिव इस्तेमाल करते हैं, उसके साथ भले उसके बाद नाउन आए, लेकिन हम कोई भी क्या नाम है, आर्टिकल इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा इन दोनों सेंटेंस को ऑब्जर्व कर लेना। अब मान लेते हैं कि थोड़ा और तारीफ कर देते हैं सोनू का, ठीक है। या तुम लोग कहते हो ना, सोनू इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास। अब तुमने देखा होगा कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री है नहीं ये, सुपरलेटिव मतलब सबसे ऊपर है ना, सुपर है। तो सुपर है, इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बताएंगे, तो ठीक है। तो जब सुपर है, एकदम बेस्ट है, तो जो आदमी ऑलरेडी टॉप पे है, ठीक है, उसका कोई कंपैरिजन थोड़ी है। तो वो आदमी को जब हम कंपेयर की, इस लड़के को हम किससे कंपेयर कर रहे हैं? पूरे बेस्ट, मतलब पूरे अपने क्लास के बच्चों के साथ, है ना। तो कह रहे हैं सोनू इज द बेस्ट बॉय ऑफ आवर क्लास, हमारी क्लास में जितने बच्चे होंगे उनमें सबसे बेस्ट कौन है? हाँ, ठीक है। या कह सकते हैं सोनू इज द मोस्ट हार्ड वर्किंग स्टूडेंट ऑफ आवर क्लास। अब एक चीज देखा होगा कि हम सुपरलेटिव के साथ एक यूज किए हैं। क्या यूज किए हैं? आर्टिकल, है ना। लेकिन वो आर्टिकल है सिर्फ और सिर्फ द, नॉर्मली, जनरली। बाकी हम तुमको, इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं, उनको हम थोड़ा डिटेल में डील करेंगे, ठीक है। जैसे यहां तो मैंने बोला कि सोनू इज बेटर देन मोनू, यहां पर बेटर के साथ आप कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करोगे। लेकिन इसी पर बेस्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन हम तुमको करवाते हैं, ठीक है। बाकी तुम लोगों को ये बताओ कि कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री में कोई दिक्कत है तो बताओ। एकदम इतना सा ही हमको थोड़ा सा एडजेक्टिव जानना था, ताकि हम आर्टिकल के लिए इस्तेमाल कर सके। क्वेश्चंस सबसे आते हैं, तीनों से आते हैं, सबसे ज्यादा इन दोनों से आता है। कौन कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो मैं तुम्हें बताता हूं, तो ठीक है। तो इस तीनों सेंटेंस को लिखो और ध्यान रखना कि कैसे हमने आर्टिकल का इस्तेमाल किया है। ठीक है, अब समझो, ये जो हार्ड वर्ड है, इसका कंपैरेटिव निकालेंगे तो हार्डर होगा, बोलो।
हार्डर होगा। और एक और वर्ड है हाई। अगर इसको हम हाई है तो अगर हम कंपैरेटिव बताएंगे तो हाइयर होगा दो लोगों में, क्योंकि हार्ड हार्डर हार्डेस्ट होता है, हाई हायर हाईएस्ट होता है, यानी ये दो लोगों के कंपैरिजन में होता है। वो दो से ज़्यादा लोगों में जब हम कंपेयर कर रहे होते हैं तो हम सुपरलेटिव डिग्री का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ओके। अब सवाल उठता है कि जब किसी सेंटेंस में दो कंपैरेटिव डिग्री आए और उसका इस्तेमाल करें तो हमको दोनों में आर्टिकल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। कैसे, मैं बताता हूं। कह रहा है द हायर, ठीक है, द हायर, अब याद रखना मैं बताऊंगा कि द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल। ये एक सेंटेंस है जो एग्जाम में आते हैं। तो तुमने देखा कि पहले, इससे पहले जो मैंने सेंटेंस पढ़ाया था वहां पर मैंने किसी भी मतलब कंपैरेटिव डिग्री के साथ एडजेक्टिव के साथ नहीं लगाया था द, लेकिन मैंने यहां लगाया है, और वो भी एक साथ मैंने दो लगाए हैं। और कंपेयर तो हो क्या यहां पे हो क्या रहा है, कह रहा है कि तुम जितना ऊंचा आप उठोगे, द हाइयर यू राइज, उतने ही जोर से आप गिरोगे। ये कहना चाह रहा है ना इस सेंटेंस का मतलब, या कुछ और कहना चाह रहा है? हाँ, तो इस वाला सेंटेंस जो एग्जाम में आएगा बहुत घुमा फिरा के आएगा। बस इतना याद रखना, जब भी कंपैरेटिव डिग्री याद करेगा पहले तो दोनों के साथ द लगेगा, ये याद रखना, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना कि दोनों का दोनों कंपैरेटिव डिग्री होना चाहिए, कोई और डिग्री नहीं चलेगा, याद रखना, ठीक है। एक सेंटेंस में एक ही डिग्री होती है, 5-6 डिग्री यूज नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो इसमें याद रखना बोथ शुड बी कंपैरेटिव डिग्री। अगर कुछ और रहा तो वहां एरर में आ जाएगा वो, ठीक है। वो लिख लो यहां पे अच्छे से, बोथ शुड बी कंपैरेटिव इन कंपैरेटिव डिग्री ओनली। डिग्री ओनली, ठीक है। द हायर यू राइज द हार्डर यू फॉल, ठीक है। हिल स्टेशन पे जाते हो तो क्या क्या कैसा मौसम हो जाता है, बोलो? हाँ, ठंडा ठंडा। दैट मीन्स द हायर यू गो, द कूलर यू फील, है ना, कूलर यू फील, यही बनता है। द हायर यू गो द कूलर यू फील, ठीक है। हायर यू गो, यहाँ गो भी लगाओ, द हायर यू गो द कूलर यू फील। एक और बात का ध्यान रखना कि ये वाला और ये वाला वर्ब भी अगर तुम ध्यान रख, सब कुछ का ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। धीरे धीरे सीखोगे तो सारे सेंटेंस का एग्जाम का लेवल अच्छा होता हो गया है, तो सब कुछ का ध्यान। अगर लिखे द हायर यू वेंट तो गलत वहां भी हो जाएगा, ठीक है। याद रखना V1 ही इस्तेमाल करना। बेस, वैसे कहा जाता है कि ये बेस फॉर्म है, लेकिन मैं तुम लोगों को V1 रख देता हूँ, ठीक है। तो द हायर यू गो द कूलर यू फील, तो याद रखना ये जो गो और फील है ये दोनों भी क्या होना चाहिए, V1 में होना चाहिए। बेसिक फॉर्म जैसे हम लोग यूज करते हैं वैसा होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे वेंट लगा दिए या राइज राइजन लगा दिए, फॉलन लगा दिए, ये सब वर्ड गलत हो जाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ों का तुमको ध्यान रखना पड़ेगा एक साथ, अब इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बाकी भर वगैरह वगैरह पढ़ाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करोगे तो क्या होगा तुम्हारे साथ, हाँ, ज़्यादा बिजली बिल आएगा। दैट मीन्स द मोर इलेक्ट्रिसिटी यू यूज, द मोर electricity you use, the higher will be the bill। अरे यहाँ पे थोड़ा गड़बड़ है, द हायर विल
ये द विल, द बिल विल बी, ऐसे होगा पूरा सेंटेंस, क्योंकि बिल जो है ना हमारे यहाँ पे सब्जेक्ट है, उसके बाद हम लगा रहा है तो सब्जेक्ट। क्या बोल रहे हो? तो द मोर है ना, इलेक्ट्रिसिटी को इलेक्ट्रिसिटियर और इलेक्ट्रिसिटियस्ट तो नहीं बनाएंगे ना। तो जैसे ब्यूटीफुल है तो ब्यूटी, सारे कंपैरेटिव डिग्री को ईआर से नहीं लगाते हैं। जैसे कुछ लोग एकदम ब्यूटीफुल है तो द मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। इंटेलिजेंट है तो इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, ऐसा है ना। समझ में आ रहा है क्या है कि मोर इंटेलिजेंट मतलब कहते हैं मैं तुमसे ज्यादा तेज हूं, आई एम मोर इंटेलिजेंट देन यू। ठीक है, तो हाँ, तो याद रखना द हायर। बाकी वर्ब का भी ध्यान रखना, यहाँ यूज है और भी मतलब बेसिक रखना है, इतना इधर उधर की चीजें पास्ट टूस्ट में नहीं बनाना है इसको। ठीक है, द मोर यू इलेक्ट्रिसिटी यू यूज द हायर द बिल विल बी। ठीक है, तो इसमें टेंशन की बात खत्म। तो अगर इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो कर दोगे ना। अब सुनो, ये तो कंपैरेटिव डिग्री पे जो क्वेश्चन आया मैंने बताया। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे सुपरलेटिव डिग्री पे। अब सुपरलेटिव डिग्री में थोड़ा सा ध्यान रखना। ठीक है, अब मैंने कहा ना जहां कंफ्यूजन नॉर्मली होता है वहां पे क्वेश्चन नहीं आएगा। जैसे गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन पटना, मान लो इसको अवार्ड मिला। तो गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन पटना, तो तुम ध्यान से देखोगे तो द के साथ मैंने मोस्ट लगाया है, और मोस्ट के साथ मैंने द लगाया है, और इंटेलिजेंट ये पूरा ध्यान से देखो तो ये सुपरलेटिव डिग्री में आ जाता है। ठीक है ना, गीता इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन पटना, तो मैंने द लगाया है, इसमें कोई टेंशन नहीं, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के साथ वो आता है। क्योंकि हम वो बेस्ट वाले को बताएंगे तो उसको हम अच्छा पोजीशन देते हैं, भैया तुम बहुत बड़े महान आदमी हो। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इस लैंग्वेज का मतलब है कि तुम कहीं ना कहीं कंपैरिजन कर रहे हो, यहाँ कंपैरिजन हो रहा है ना। कैसे पता चला कि मोस्ट इंटेलिजेंट है? तुमने सबसे कंपेयर किया होगा। हाँ, सारे गर्ल्स से कंपैरिजन हुआ है ना। अब देखना, मैं एक अगला सेंटेंस लिखता हूं और तुम बताना कि इसमें कंपैरिजन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, इसका मतलब समझ में आता है? क्या यहां पे कंपैरिजन हो रहा है? किसको किससे कंपेयर कर रहे हो? देखो, एक तो यहां कंपैरिजन नहीं कर रहा, दूसरा इंपॉर्टेंट थिंग ये बताओ, ये मोस्ट था तो ये क्या था? इंटेलिजेंट वर्ड क्या है? एडजेक्टिव है। है ना, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है। उसके साथ हमने सुपरलेटिव वर्ड का डिग्री का इस्तेमाल किया तो हमने लगाया द। ठीक है, ऐसा समझो, समझने की कोशिश करो। मैंने यहां पे बोला कि रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड, क्या है? एडजेक्टिव है। सर्व करना मतलब क्या होता है? तो सर्व्ड, हाँ, तो कोल्ड एडजेक्टिव है। जैसे बोलते हैं ना कोल्ड, कोल्ड एडजेक्टिव है। इट इज कोल्ड मतलब क्वालिटी बता रहा हो ना कि यार ठंडा है, ये गर्म है। जैसे हॉट, कोल्ड, ये सब क्या है? एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव के पहले जो एडजेक्टिव की क्वालिटी को बताता है ना, जैसे नाउन और प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं, और जो एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है उसको कहते हैं एडवर्ब। ठीक है, तो मैं अभी थोड़ा सा एडवर्ब भी बता देता हूं, लेकिन पहले ये सुनो, अभी इस पे ज्यादा फोकस करो। तो यहां पर ये क्या है? एडवर्ब है। यहां पर तुम्हारा ये एडजेक्टिव है। बात समझ में आया? एक तो यहां कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी के साथ, दूसरा कि बेस्ट वर्ड जो है वो सर्व्ड के लिए आया है, ना कि किसी, जैसे यहां पे मोस्ट वर्ड जो आया था वो एडजेक्टिव के लिए आया था। तो दैट मीन्स कि जब भी कोई एडवर्ब आ जाए सुपरलेटिव डिग्री के बाद तो वहां पे नो आर्टिकल का इस्तेमाल करना, कोई भी आर्टिकल नहीं होगा। तो लिख सकते हो कि जब सुपरलेटिव डिग्री के बाद एडवर्ब आए
ठीक है, तो हम द का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ठीक है, सब तरीका से लिख लो। पहले वाला हम क्या बताए कि जब कंपैरिजन करना है तब तो लगाए बेस्ट में, उसके बाद जैसे यहाँ पे किए। दूसरे वाले में जब हमने एडवर्ब का इस्तेमाल किया तुरंत, एडवर्ब क्या तो क्या होता है, एडजेक्टिव की क्वालिटी बताता है। देखो मैं एडजेक्टिव चाहे बहुत सारी चीजों की, वर्ब की भी क्वालिटी बताता है, लेकिन एडजेक्टिव की क्वालिटी भी वही बताता है। मैं बताता हूं, जैसे मैं बोलूं, एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में पता समझाता हूं, ही इज अ गुड बॉय। तो यहां पर देखो, यहां पर ये गुड क्या है, एडजेक्टिव है। और अगर तुम थोड़ा सा और ज्यादा खुश हो तुम बोलोगे ही इज अ वेरी गुड बॉय, वेरी गुड बॉय। तो अब मुझे बताओ, तुमने सबके लिए ही के लिए ईज लगाया, बॉय के लिए तुमने क्या कहते हैं, बॉय के लिए ए को तुमने बॉय के लिए लाया। तो ये वेरी किसके लिए लेके आए थे, वेरी तुम एडजेक्टिव के लिए लेके आए थे। तो हाँ, तो एडजेक्टिव के लिए लेके आए थे। तो एडजेक्टिव जो है, गुड जो है एडजेक्टिव है, गुड एडजेक्टिव है ना। हाँ, तो उसका क्वालिटी बता रहा है ना, तेज, ज़्यादा तेज है। तो ज़्यादा मतलब ज़्यादा अच्छा है, अच्छा ही नहीं है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो ज़्यादा अच्छा है मतलब, तो ये एडवर्ब हो गया। बस ये वाला लिख लो, समझ में आ जाएगा। इवन कभी कभी और ज़्यादा अगर खुश हो जाते हो कि ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, बोलते हो ना बहुत अपने मन, ही इज अ वेरी वेरी गुड बॉय, मान लो ऐसा सेंटेंस लिख दिया, गुड बॉय। तो याद रखना इसमें क्या है, गुड क्या है तुम्हारा है, हाँ, वेरी क्या है, ये वाला वेरी क्या है, हाँ। लेकिन ये वाला देखो, ये वाला वेरी जो है ये इसके बारे में बता रहा है, और ये वाला वेरी इसको बोल रहा है। दैट मीन्स एडवर्ब का काम एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। लेकिन एडवर्ब बहुत जो स्कूल में तुम पढ़े हो ना उससे बिल्कुल अलग है। ऐसा नहीं कि एडवर्ब हम लोग स्कूल में क्या पढ़े, विच क्वालिफाइज वर्ब, वर्ब की। लेकिन तुम ध्यान से देखो, यहाँ तो वर्ब है ही नहीं, मैंने वर्ब को तो क्वालिफाई ही नहीं किया। मैंने तो तुम लोग को यहाँ प्रूफ कर दिया कि एडजेक्टिव है। वर्ब का भी होता है, जैसे है ना, ये ही इज रनिंग, कहा गया, रनिंग का स्पेलिंग सही है नहीं, रनिंग वेरी, वेरी मत लगाओ, ही इज रनिंग फास्ट। ठीक है, अब ही इज रनिंग, इससे क्या पता चलेगा, वो दौड़ रहा है, तो ये वर्ब है। और फास्ट में क्या पता चलेगा कि वो तेज दौड़ रहा है। तो तुमसे पूछे कैसा दौड़ रहा है वो, तो तुम बोलोगे तेज, फास्ट है। कैसा काम करता है वो, अच्छा, स्मार्ट, फास्ट। तो दैट मीन्स ये तो एडवर्ब है ना, क्योंकि ये इसके बारे में बता रहा है, रनिंग के बारे में। किसी आदमी इसके बारे में थोड़ी बता रहा है। तुमने पूछा कि वो कैसा दौड़ता है, ये थोड़ी पूछा कि वो कैसा है। अगर मैं है? गलत देखो, तुम लोग जो ये जो वर्ड बोलते रहते हो, ही इज फास्ट, तो यहां पर ये पता नहीं ये सेंटेंस सही है या नहीं, लेकिन ही इज फास्ट में अगर ये वर्ड यहां से, फिर तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा, है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि ये कोई स्टैंडर्ड वर्ड भी नहीं है फास्ट, क्योंकि फास्ट हम जनरली स्पीड वगैरह वगैरह के लिए यूज करते हैं। फास्ट स्लो, तो एक आदमी फास्ट स्लो कैसे हो सकता है, उसका एक्टिविटी फास्ट और स्लो होगा। तो अगर तुमको बोलना कि फास्ट, तो उसकी जगह कुछ और बोल दो, ही इज इंटेलिजेंट वगैरह वगैरह जो भी है, ठीक है। तो अब ही इज रनिंग फास्ट, तो तुमने समझा कि रनिंग को क्वालिफाई कर दिया फास्ट, तो दैट मीन्स ये वर्ब है और उसको लेकर के आया है, तो एडवर्ब है। देखो ये वर्ब है और ये एडवर्ब है, ठीक है। अब मैं एक और वर्ड बोलूं कि ही, मैं थोड़ा सा ज्यादा बोलता हूं यार, कुछ ज्यादा तेज दौड़ रहा है, ही इज रनिंग वेरी फास्ट, ठीक है। अब तुम ध्यान से देखो, रनिंग तो वर्ब है, हाँ, फास्ट जो है इसके लिए अभी अभी मैंने तुमको बताया कि ये रनिंग के लिए आया है, तो ये वर्ब है, सॉरी वर्ब बोल रहा, एडवर्ब है। हाँ, अब ये वेरी क्या है, वेरी किसको बता, तेज है, कितना तेज है, ज्यादा तेज, बहुत तेज है। तो बहुत तेज है ना, ध्यान में तेज को ज्यादा बता रहा है, तो इसकी क्वालिफिकेशन को ये थोड़ा सा मतलब क्वालिटी को बता रहा था, ये भी एडवर्ब है, ठीक है। तो एडवर्ब का काम क्या है कि एडवर्ब का काम एडजेक्टिव का भी क्वालिटी बताना है, एडवर्ब का भी, वर्ब का भी क्वालिटी बताना है, और एडवर्ब का भी क्वालिटी बताना है। और आगे जाके तुमको एक और दो तीन चीजें बताएंगे जिसमें बताएंगे पूरा सेंटेंस को भी बता देता है ये क्वालिटी, लेकिन बाद में देखेंगे। फिलहाल ये
ठीक ठाक आइडिया आ गया कि एडवर्ब किसको कहते हैं। एडवर्ब जिस तरह से तुम्हारा ये एडजेक्टिव है जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में क्वालिटी बताता है, वो एक इंसान के बारे में बताता है, तुम्हारे सब्जेक्ट के बारे में बताता है। लेकिन जो क्या कहते हैं एडवर्ब है वो उसकी एक्टिविटी के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे एक्टिविटी रनिंग है तो उसके बारे में कैसा कैसा रनिंग करता है, तो गुड है तो कितना तेज है, तो ही इज वेरी गुड। जब एडजेक्टिव में का तो एडजेक्टिव की क्वालिटी एडवर्ब बताएगा। ठीक है, तो ये पूरा एग्जाम्पल लिख लो, जब रिवाइज करोगे ना तो बहुत आसानी से चीज़ आ जाएगा समझ में। ठीक है, यहाँ भी लिख देता हूँ, ये है तुम्हारा एडवर्ब, ये है एडवर्ब। तो स्कूल में तुमने जो पढ़ा उससे तुम्हें थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया कि चूंकि ये एडजेक्टिव है तो बगल वाला सर्व्ड है, तो कोल्ड दैट इज विल बी। ठीक है, चल अब सुनो, अब हाँ इसको मिटा रहे हैं दोनों को, अभी खत्म नहीं हुआ ये वाला बात, और ये कुछ और भी बता रहे हैं मुझे। अब मान लो कि दो दो सेंटेंस में लिखता हूं और तुम मुझे बताना, ही इज द फर्स्ट, ठीक है, ही इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजर। ठीक है, अब यहां पे मैंने फर्स्ट के आगे द लगाया है, क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट एडजेक्टिव की तरह ही तो काम कर रहा है। देखो तो चॉइस क्या होता है, चॉइस इज अ नाउन है, मेरे पास दो चॉइस है, तो दो चॉइस है मतलब दो नाउन है ना मेरे पास। कहते हैं दो चॉइस यानी दो रास्ते हैं, चॉइस क्या है, नाउन है। अब नाउन के पहले क्या आता है, बोलो, एडजेक्टिव है ना, नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है। ये नाउन है ना, ये नाउन है, नाउन के पहले आएगा एडजेक्टिव, और जब एडजेक्टिव का काम करता है तब हम क्या बोले हैं, तब द लगा दोगे, टेंशन मुक्त, है ना। बोलो, चॉइस वर्ड क्या है ये बताओ, चॉइस क्या है? कहते हो मेरे पास कोई चॉइस नहीं बचा, तो क्या नहीं बचा, मेरे पास कोई खाना नहीं बचा, मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा, ये जो वर्ड बोलते हो ये क्या है, नाउन है ना। नाउन मतलब क्या, किसी भी चीज का नाम। चॉइस मीन्स भी तुम्हारा रास्ता है ना, कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, तो इसके जगह कुछ रख के देखो ना, ही द फर्स्ट चॉइस, तो ही द फर्स्ट लीडर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजर, ऐसे भी बोल सकते हो। तो अगर रख करके देखो तो लीडर वर्ड क्या है, बताओ, लीडर क्या है, नाउन है ना। नाउन की जगह नाउन ही आ सकता है, और कोई तो जगह नहीं मान लो तुमको कभी कंफ्यूज हो जाए कि ये वर्ड नाउन है या नहीं है, तो कुछ और रख के देख लो। तो ही इज द फर्स्ट लीडर ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, ऐसे बोल सकते हैं ना। तो मैं ये कह रहा हूं कि जब ये चॉइस नाउन है तो नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव आता है। और जब भी मैंने बोला कि जब एडजेक्टिव होगा तो तुम द लगाना, है ना, क्योंकि मैंने बोला कि जब एडवर्ब होगा तब मत लगाना। मैंने अभी जो बताया था रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, तो द बेस्ट नहीं बोला था, है ना। क्यों नहीं बोला, नहीं समझ आया तो मैं समझाता हूं। मैं अभी जो सेंटेंस लिखा था, रिवेंज इज बेस्ट सर्व्ड कोल्ड, कोल्ड ये एडजेक्टिव था ना, ये एडजेक्टिव था, एडजेक्टिव के लिए यहां एडवर्ब आ गया था, और एडवर्ब के लिए ये बेस्ट आया था, और बेस्ट के आगे हमने द नहीं लगाया था। ठीक है, लेकिन हम एडजेक्टिव हुआ तो हम लगाए। ठीक है, जैसे मैं तुमसे पूछूं, ही इज डैश मोस्ट, ही की जगह सी कर देता हूं, सी इज मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, बोलो अब क्या है, क्या लगाऊं, द लगाएंगे, क्योंकि यहां पे ब्यूटीफुल है, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, गर्ल के पहले आया ना। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा एडजेक्टिव, ये जो मोस्ट आया है कितना एडजेक्टिव के लिए आया है, तो हम यहां पे द लगा देते हैं। बहुत सिंपल सी बात तो है, क्यों नहीं समझ में आ रहा है? क्या और भी किसी को डाउट है जो समझ ही नहीं आई क्या कर दिए? अब देखो,
अब यहाँ पे ही इज द फर्स्ट चॉइस ऑफ आवर ऑर्गेनाइजेशन, तो हमको पता चल गया। अब तुम ही लोग मुझे बताओ कि इसके आगे लगाएंगे कि द नहीं। ही स्टूड, तो एकदम बहुत सिंपल सा हो गया ना, ही स्टूड डैश फर्स्ट इन क्लास। बोलो द लगाऊं या ना लगाऊं, तुम लोग खुद ही सोचो। अच्छा द लगाएंगे, क्यों लगाएंगे द, बताना। फर्स्ट एडजेक्टिव है, ये कहाँ कहाँ कब कब बताया मैंने ये चीजें। फर्स्ट देखो एडजेक्टिव है या नहीं है वो तो बात की बात है, तुम यहां बताओ ये क्या, किस चीज के लिए फर्स्ट आया होगा इस सेंटेंस में, तुम मुझे बताओ। हाँ स्टूड। और बताओ तो स्टैंड वर्ड क्या होता है। ही इज स्टैंडिंग, स्टैंड क्या होता है, वर्ब होता है ना, है। तो जब वर्ब है तो वर्ब के लिए ये एडवर्ब बन रहा होगा, तो वर्ब के लिए तो थोड़ी हम तुमको सुनाए हैं बैठ करके कि ये क्या कहते हैं, जब ये क्या कहते हैं एडवर्ब का काम करे, क्या बोल रहा हूं मैं, तो एडजेक्टिव नहीं है ना यहाँ पे, तब एडजेक्टिव की तरह काम नहीं कर रहा है तो तुम वहां पे द लगाओगे, कुछ मत लगाना। हाँ नहीं लगेगा। तो ही स्टूड फर्स्ट इन द क्लास, द फर्स्ट इन द क्लास नहीं बोलते हैं, ये तो बचपन से ही पढ़े होगे। बोलते हो ना फर्स्ट आए हो, तुम थोड़ा तो द फर्स्ट आए हो, ऐसे बोलते हो क्या। तो स्टैंड वर्ब सिर्फ और सिर्फ जब एडजेक्टिव होगा ना तब यूज करना सुपरलेटिव वाले में, ठीक है। बाकी सब जगह छोड़ देना, बस इतना तो याद रख सकते हो। और एडजेक्टिव को पहचानना सिखा चुके हैं अच्छे से, मुझे लगता है इतना कि एडजेक्टिव पहचान लोगे, एडवर्ब भी पहचान लोगे अब धीरे धीरे करके। ये वाला अगर एक बार जाके नोटबुक घर पे देख लोगे ना तो अगले दिन से एडवर्ब भी पहचानना शुरू कर दोगे, ठीक है। नाउन तो पहचान ही ले रहे हो, तो धीरे धीरे करके पार्ट्स ऑफ स्पीच का हर चीज पहचान लोगे, वर्ब तो पहचान ही लोगे, बचा प्रीपोजिशन वो सब भी देख, सब जो जो चीज मुश्किल है सब बता देते हैं, ठीक है। अब सुनो, ठीक है, चलें आगे। अब देखो आर्टिकल के वजह से, आर्टिकल कितने हैं, कितने आर्टिकल हैं, हाँ 3, कौन कौन से हैं वो। हाँ देखो 2 वर्ड है जिस पर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। एक है फ्यू, एक है लिटिल, ठीक है। इन दोनों का मतलब मैं बताता हूं। सबसे पहले फ्यू, ये चीजें पहले एकदम दिमाग में छाप के रख लो और गलती से भी मत करना कुछ कि ये सिर्फ आएगा काउंटेबल नाउन के लिए, काउंटेबल नाउन के लिए, इसमें गलती मत करना। और ये सिर्फ आएगा अनकाउंटेबल नाउन के लिए, पहला बात तो याद रखना। और एग्जाम में यहां भी गड़बड़ करके देता है तो तुम प्लीज यहां गड़बड़ी मत करना, ठीक है, ठीक है। तो अनकाउंटेबल और काउंटेबल नाउन के लिए बात समझे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज याद हो गया हम लोगों को, अच्छा है। अब देखो 3 आर्टिकल है, तीनों आर्टिकल में इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज फॉलो करता है, ठीक है। जैसे एक तो फ्यू का अपना मीनिंग है, फिर एक आर्टिकल और लगाता है द फ्यू एंड सॉरी ए फ्यू एंड द फ्यू, ठीक है। तुमको भरोसा मानो इसमें तीनों का मीनिंग अलग है, तीनों का मीनिंग क्या है हम तुमको समझाते हैं, समझे। उसी तरह वहां भी लिटिल का मतलब अलग है, अ लिटिल का मतलब अलग है, और द लिटिल का मतलब अलग है, समझे। पहले ये बताओ, तो जब फ्यू वर्ड आएगा तो तुम इस बात को चेक करोगे सेंटेंस में कि आगे वाला नाउन कहीं अनकाउंटेबल तो नहीं है, काउंटेबल है तो अच्छा है, ठीक है। क्योंकि फ्यू जैसे ना कहते हैं फ्यू बॉयज हैं, फ्यू गर्ल्स, तो काउंटेबल के लिए बोलते हैं, थोड़े बोलते हैं फ्यू ऑयल्स, फ्यू ब्रेड्स, ये सब नहीं बोलते, फ्यू फर्नीचर ये सब वर्ड नहीं बोलते, ठीक है। फ्यू पीसेस ऑफ फर्नीचर बोलेंगे, वो सब हम तुमको नाउन पर आएंगे तो ज़्यादा भी कंफ्यूजन है। बस इतना याद रखना है कि फ्यू जो है सिर्फ और सिर्फ काउंटेबल नाउन के साथ आएगा, और लिटिल जो है वो सिर्फ और सिर्फ अनकाउंटेबल नाउन के साथ आएगा।
यहाँ कोई डाउट है तो बताओ, ठीक है। अगर नहीं विश्वास हो रहा है, मतलब दिक्कत हो रही है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल लिख लो कि देर आर डैश बॉयज इन दी क्लास। तो यहाँ पे अगर मैं लिटिल और फ्यू में ऑप्शन दूं तो किसको भरोगे? हाँ, फ्यू भरोगे। क्यों? क्योंकि तुमने देख लिया कि आगे वो है। अब हम तुमको बताते हैं कि इन तीनों को भी कभी कभी इस्तेमाल करना है और इसका मतलब क्या है। देखो, एक वर्ड होता है नो। अगर तुमने मुझसे पैसे मांगे और मैंने कहा कि आई हैव नो मनी, इसका क्या मतलब हुआ? ना, बिल्कुल पैसा नहीं है मेरे पास, इसमें कोई ऑप्शन। एक होता है कि अगर मैं दूसरा शब्द बोलूँ आकर के तुमको, तुमने मुझसे पैसे मांगे, मतलब आई हैव फ्यू मनी, सॉरी फ्यू तो नहीं, लिटिल मनी होगा, तो छोड़ो, भी ज़्यादा हो जाएगा। मैं अगर ऐसा बोलूं कि देर आर नो बॉयज इन द क्लास, देर आर नो बॉयज इन द क्लास, इस सेंटेंस का क्या मतलब हुआ? कोई लड़का नहीं है उस क्लास में, ठीक है ना। ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, मिलेगा क्या? एक भी नहीं मिलेगा, सारी लड़कियां होगी। हाँ, ठीक है ना। अब अगर मैं बोलूं देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, अब इसका क्या मतलब हुआ? देखो, फ्यू, हाँ, फ्यू का मतलब है ऑलमोस्ट नील, ऑलमोस्ट नील। नील का मतलब समझते हो? अब मैंने ऑलमोस्ट बोला है, नील नहीं बोला है। तुम जब काम खत्म करते हो, कोई तुमको, मान लो तुम काम कर रहे हो तो और तुमसे फोन आया आ रहा है कि तुम आ क्यों नहीं रहे, तुम बोलते आई एम ऑलमोस्ट डन, मतलब बस खत्म हो गया है ना। ऑलमोस्ट, खत्म नहीं किए हो, खत्म होने वाला है। तो उसी तरह ऑलमोस्ट नील, नील हुआ नहीं है, नील हो जाएगा, या नील ना के बराबर। तो अगर हमको ये बोलना है कि कोई लड़का है ही नहीं, तब तो हम नो वर्ड यूज करके निकल जाए, है ना भैया, है ही नहीं तो क्या करें हम। समझ में आया? लेकिन हमको ये बोलना है कि बहुत कम है, ना के बराबर है, तो क्या बोलेंगे? देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। याद रखना, इसका मतलब होता है कि ना के बराबर। मैं हिंदी में लिख देता हूं ताकि समझ में आ जाए कि ना के बराबर, ठीक है। तो इस सेंटेंस का मतलब क्या हुआ? देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास का मतलब लड़के हैं, ना के बराबर है। मतलब क्या होगा कि होंगे 100 लड़कियां तो 1-2 लड़के होंगे, है ना। बात समझ में आया? अगर हमको ना बोलना होगा तो सीधा ना बोल देंगे, इसमें तो जीरो हो गए, इसमें तो जीरो हो गए, है ना। बात समझ में आया? लेकिन हमको बोलना है कि हाँ हैं, थोड़े मोड़े हैं, लेकिन मतलब बहुत कम है, ना के बराबर है। तो ऑलमोस्ट नील है, लेकिन नील नहीं है, जीरो नहीं है। हाँ, ऑलमोस्ट नील बट नॉट जीरो, ठीक है। मतलब हिसाब किताब से अपना सोच समझ के लिख लो, जैसा तुमको नोट्स में बनाना है। तो ना के बराबर, ना के बराबर है, ना नहीं है। अभी भी कह रहा हूं, ये नहीं वहां जाकर के नो चिपका देना क्वेश्चन एग्जाम में और फिर आकर के मुझे सुनाना। मैं बोल रहा हूं कि ना के बराबर है, ना नहीं है, ठीक है। जैसे अगर तुमने किसी को कुछ बोला कि क्या आप मेरी हेल्प करेंगे, तो वो चुप है, कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो तुम उसकी खामोशी को समझ जाते हो। उसने ना नहीं बोला है तुमको, लेकिन वो खामोश है, तो तुम बोला हाँ ठीक है, इसका मन नहीं है, ठीक है। तो तुम उसकी खामोशी को ना के बराबर ले आए। तो उसी तरह तुमको ये इस बात का भी ध्यान रखना है कि अगर कोई लड़का नहीं है तो सिर्फ नो बोल के निकल जाएंगे, लेकिन है, इतना है कि बहुत बहुत कम है, ना के बराबर है, देन देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास। बोलो, सही है ना? हाँ। अब उसके बाद आता है आ फ्यू। आ फ्यू में तो देर आर नो बॉयज इन द क्लास, देर आर फ्यू बॉयज इन द क्लास, मतलब लड़के इतने हैं कि ना के बराबर हैं। अब हमको देखो, अ फ्यू का मतलब, अ फ्यू का मतलब ये हुआ कि हैं लेकिन बहुत कम है, ठीक है। मतलब हैं लेकिन बहुत कम,
ठीक है लेकिन बहुत कम। तो अगर मैं यहां पे बोलूं देयर आर अ फ्यू बॉयज, तो इसका क्या मतलब समझ में आया? देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास, इसका क्या मतलब समझ में आया? लड़के हैं लेकिन कम है, ठीक है। हाँ कम है। यहां तो ऑलमोस्ट ना के बराबर है, लेकिन यहां है, ठीक ठाक है, ठीक है। देयर आर अ फ्यू बॉयज इन द क्लास कहते हैं ना, है कुछ है, टेंशन की बात नहीं है ना। ओके अब द फ्यू आता है। द फ्यू इन दोनों से अलग है, इन दोनों से बिल्कुल डिफरेंट मीनिंग रखता है ये, और इसको तुमको थोड़ा समझना पड़ेगा। जैसे जितने हैं सभी, मैं बताता हूं इसका मतलब क्या हुआ। जितने हैं सभी, अभी इसको ऐसे तुम नहीं समझ पाओगे, मैं इसको मतलब समझाता हूं। तो मुझे इसको मिटाना है, तो देख पहले ऊपर वाला सारा चीज लिख लो, ठीक है। इसका मतलब तुम नहीं समझोगे ऐसे, मैं समझाता हूं कैसे है। लिख लिए? ओके तो द फ्यू मतलब देखो, he killed the few men left इस सेंटेंस का मतलब सोचिए, किल्ड द फ्यू मैन लेफ्ट ऑन द आइलैंड। इसका क्या मतलब हुआ कि जितने भी आदमी थे उस आइलैंड पर बचे हुए, उस सबको मार दिया। समझे क्या मतलब? समझे? तो इस सेंटेंस को इसका मीनिंग थोड़ा डिफरेंट है, और इसको समझना पड़ेगा कि वो जितने भी आदमी थे बचे खुचे सबको मार दिया। हाँ, ही किल्ड द फ्यू मैन लेफ्ट ऑन आइलैंड है। हो सकता है कि आइलैंड पे लोग कुछ गए होंगे और वहां से कुछ आदमी रह गए होंगे, तो जितने रहे सबको सब मार दिया उस आदमी ने, है ना। ठीक है। आई विल टेक केयर ऑफ द फ्यू चिल्ड्रन, I will take care of the few children staying in my society। चलो staying in my building रख दो, सोसाइटी में। क्या मतलब हुआ? I will take care of the few children staying in my building। तो इसका मतलब हुआ कि जितने भी बच्चे हैं, जितने भी थोड़े मोरे बच्चे हमारे पास हैं, वो सारे के सारे बच्चे जितने हैं, सभी बच्चे, उनका सारा का सारा ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है। तो इस मतलब का समझ में आया? तो इन तीनों में क्या मतलब डिफरेंस मतलब है, और इस पे क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में। फ्यू लगा देगा, फ्यू की जगह फ्यू लगा देगा, फ्यू की जगह फ्यू लगा देगा, द लगा देगा। तो तुमको पूरा सेंटेंस पढ़ना है, उसका मतलब को समझना है, और जब तुम उसके मतलब को समझ लोगे तो उसके बाद इन तीनों में से फैसला करना है कि क्या बोला है, ठीक है। तो तुमको इस पूरे सेंटेंस का मतलब अच्छे से आना चाहिए। जैसे कैसे यहां पे आ गया, अगर हम यहां पे लिख देंगे ही किल्ड अ फ्यू मैन, तो इसका मतलब क्या हुआ? मीनिंग बदल गया ना। इसका क्या मतलब हो गया? ही किल्ड अ फ्यू मैन लेफ्ट ऑन द आइलैंड। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो रहे उसमें से कुछ लोगों को मारा है इसने, है ना, सबको नहीं मारा है। और हाँ, और अगर मैं यहां पे भी आ लगा दूं तो कितना मतलब बदल जाएगा। आई विल टेक केयर ऑफ अ फ्यू चिल्ड्रन स्टेइंग इन द बिल्डिंग। दैट मीन मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, कुछ बच्चे हैं उसके ले लूंगा मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी, है ना।
अगर मुझे सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है तो मुझे द लगाना पड़ेगा। बात समझ में आया? देखिए आर्टिकल से कितनी चीजें बदल जाती है, ठीक है। और मैं बोल दूंगा कि ही किल्ड फ्यू मैन लेफ्ट ऑन द आइलैंड, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ना के बराबर वो एक तो आइलैंड में थे तो बहुत कम लोगों को मारा है उसने, बहुत, ठीक है। और आई विल टेक केयर ऑफ फ्यू चिल्ड्रन स्टेइंग इन माई, मैं मतलब मैं नेगेटिव आदमी हूँ, इतना बोला ठीक है ओके, बोले हो तो चलो एक दो चार को मैं देख लूंगा, ठीक है। तो ये मतलब हो जाता है। तो समझ इन तीनों को अच्छे से डिफरेंस, और इसमें भी मतलब सेम ही है, बस वो अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज होता है, ठीक है। तो इसका मतलब भी सेम ही है, लेकिन याद रखना है बस वो वाला किसके लिए यूज करोगे, अनकाउंटेबल के लिए। हाँ, अब मैं एग्जांपल देके तुमको बताता हूं कि कैसे, और ये वाला तुम समझ जाओगे और चीजें भी आसानी से समझ में। तुमने मुझसे पैसे मांगे, मैंने बोला हैव अ लिटिल मनी, मैं तुम्हें नहीं बोल सकता था डायरेक्ट, अच्छा नहीं लगता, तो मैंने बोला कि आई हैव लिटिल मनी। तो समझदार होगे, अगर पढ़े लिखे होगे तो समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है। तो आई हैव लिटिल मनी, तो क्या समझ में आया तुमको कि मेरे पास ना के बराबर पैसे हैं भैया। कुछ जुगाड़, मेरा खुद का क्या कहते हैं, गुजारा नहीं चल रहा है तो तुम्हारा कैसे करेंगे। लेकिन अगर मैं ऐसे बोल दूं आई हैव अ लिटिल मनी, मैं बोलूँगा है थोड़े मोड़े हैं, ठीक है, मेरे पास बहुत कम पैसे बच गए हैं अब, ऑलमोस्ट, है ना, है लेकिन इतना बहुत कम है। आई हैव अ लिटिल मनी, बहुत कम पैसे हैं। पहले वाले में तो मैं सीधा बोला आई हैव लिटिल मनी, मतलब ना के बराबर पैसे है। दूसरे में बोला आई हैव अ लिटिल मनी, दैट मीन्स है लेकिन बहुत कम है। लेकिन अगला सेंटेंस में अलग तरीके से बनाता हूँ, आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड। क्या हुआ इसका मतलब, जितने थे ये थोड़े, जो भी थोड़े मोरे मेरे पास पैसे बचे हुए थे, मैंने वो सारे के सारे, अरे यार यहाँ लिटिल मनी कहाँ लगाया, रुको, आई हैव स्पेंड द लिटिल मनी आई हैड, ठीक है, ठीक है। आई हैव स्पेंट द लिटिल मनी आई हैड, इसका मतलब कि जो थोड़े मेरे पैसे थे पॉकेट में, मैंने सारे के सारे खर्च कर दिए। बहुत सारा पैसा तो ऐसे पहले भी नहीं था, लेकिन जो भी थोड़े मोरे भी थे वो भी खर्च कर दिया, जितने हैं वो मैंने सारे के सारे खर्च कर दिए। तो मुझे लगता है कि ठीक ठाक समझ में आ गया होगा, बाकी क्वेश्चन करने से और अच्छा क्लियर होगा। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो चीज़ों को बोलो, कोई डाउट है तो पूछो। हाँ, तो चलते हैं, एक दो चार क्वेश्चन करके देखते हैं क्या फर्क पड़ता है इससे, ठीक है। फ्यू मतलब ना के बराबर, अ फ्यू मतलब हैं लेकिन बहुत कम, और द फ्यू मतलब जितने हैं सभी के सभी, ठीक है। तो एक सेंटेंस आएगा, उस सेंटेंस को हम कैसे बोल सकते हैं, जैसे ही लुक्ड ब्लैंक, कभी कभी तुम लोग एग्जाम में भी ब्लैंक हो जाते हो, है ना, ही लुक्ड ब्लैंक, तुम्हारा माइंड क्या हो जाता है। तो ही लुक्ड ब्लैंक एज ही हैड डैश क्लू, क्लू को काउंट नहीं कर सकते, ठीक है, क्लू अनकाउंटेबल है, ये बात पहले जानना आएगा, ठीक है। व्हाट वाज गोइंग ऑन, व्हाट वाज गोइंग, बोलो इसमें क्या लगाऊं, अरे दिमाग कब सुन हो जाता है, जब कोई रास्ता नजर नहीं आता है। तो कोई रास्ता नजर नहीं आया मतलब ना के बराबर रास्ता नजर आ रहा है, तो क्या लगाएं, हाँ लिटिल लगाएंगे, समझ में आया। यहाँ पे लिटिल लगाना, फ्यू मत लगाना, फ्यू नहीं लगाएंगे क्योंकि क्लू जो है वो, क्लू थोड़ी मतलब काउंट कर सकते हैं, ठीक है, अनकाउंटेबल है। तो ही लुक्ड ब्लैंक एज ही हैड लिटिल क्लू, अब बोलेंगे नो क्लू तो बेकार हो जाएगा, नो क्लू का सेंटेंस फिर गड़बड़ हो जाएगा, फिर ब्लैंक होने का क्या, तो पागल हो गया, फिर समझ रहे हो ना। तुम एग्जाम में ऐसा थोड़ी कि तुमको कुछ आता ही नहीं है, तुमको तो आता है, घबराहट ज्यादा हो जाती है, उसकी वजह से तुम्हारा दिमाग ब्लैंक हो जाता है, तुम जीरो थोड़ी हो वहां पे, क्या ऐसा थोड़ी कि अनपढ़ गवार आदमी को बैठा दिए हैं, बिल्कुल उसको ABCD भी लिखने नहीं आता, ऐसा तो हो नहीं तुम वहां पे, बस तुम्हारा दिमाग घबराहट की वजह से ब्लैंक हो जाता है।
तो दैट मीन्स यू हैव, मतलब तुमको लिटिल क्लू, मतलब लिटिल नॉलेज, नॉलेज तो है, मतलब ना के बराबर नहीं, ना के बराबर उस सब के हिसाब से होगा, लेकिन यहाँ पे ना नहीं है, ठीक है, नो नहीं है, मतलब ही लुक्ड ब्लैंक, फिर कुछ और ही मतलब हो जाएगा, फिर तो नो नहीं बोल सकते, ठीक है। तो ही लुक्ड ब्लैंक एज ही हैड लिटिल क्लू, मतलब यार मुझे पता ही नहीं चला था क्या करना है, दैट मीन्स अगर कुछ करना ही नहीं है तो घर बैठ जाओ, ठीक है। तो जीरो तुम नहीं हो, जीरो अलग चीज हो जाएगा, यहाँ पे ये बात जीरो नहीं है, ठीक है। तो ही लुक्ड ब्लैंक एज ही हैड लिटिल क्लू व्हाट वाज गोइंग ऑन। तो लिटिल और अ फ्यू लगाना है, फ्यू लगाना है, द फ्यू लगाना है, द लिटिल लगाना है, ये हमें यहाँ नाउन से पता चलेगा, ठीक है। और दूसरा, अगर मैं एक और सेंटेंस दूं, आई हैव डैश मनी, आई हैव, पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने दो, आई हैव डैश मनी, ठीक है, आई कांट बाय एनीथिंग, आई कांट बाय एनीथिंग। अब तुम बोलोगे आई हाँ क्या लगा, चलो नो लगा सकते हैं, ये भी सही है, आई हैव नो मनी आई कांट बाय एनीथिंग। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि ये कैन क्यों होता है, कैन किस लिए होता है? हाँ सकता है, मैं कुछ नहीं खरीद सकती, ठीक है। एक्चुअली जो ये कैन जो है, जैसे आई कैन डू इट, दैट मीन्स ये पॉसिबिलिटी बताता है कि तुम कुछ कर सकते हो, ठीक है। आई कैन डू इट बोलते हो ना, आई कैन डू इट, मैं बता रहा हूं सुनो। तो अगर तुम आई हैव नो मनी हो जाता, फिर तो अगला कोई लाइन बनने का मतलब ही नहीं है, तो यू विल नॉट बाय एनीथिंग, एनीथिंग मतलब इस तरह से। लेकिन अगर ये सेंटेंस को इस तरह से दिया गया, तुम्हारा नो भी गलत नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं जाकर नो लगा दोगे तो गलत हो जाएगा, लेकिन अगर वहां ऑप्शंस हैं तो तुमको क्या रखना पड़ेगा, वहां पे लिटिल ऑप्शन ज़्यादा बेटर ऑप्शन रहेगा, ठीक है। नो मत लगाना, नो में थोड़ा सा वो हो जाएगा। अगर ये सेंटेंस पढ़ो तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, आई हैव लिटिल मनी सो आई कांट बाय एनीथिंग, ठीक है, मेरे पास बहुत कम पैसे हैं इसलिए मैं कुछ खरीद नहीं सकता हूँ, ठीक है। तो इतने हैं बहुत, मतलब ना के बराबर ही पैसे हैं, तो मैं क्या करूँ, कुछ भी नहीं खरीदूँ। तो नो यहाँ पे लिखने से थोड़ा सा अवॉइड करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी नो भी अगर कहा जाए तो गलत नहीं है, ठीक है। तो आई हैव नो मनी आई कांट बाय एनीथिंग, ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा लिटिल रखने से ज़्यादा लॉजिकल बनता है कि नहीं। फिर कभी कभी मैं तुम लोग को एडवाइस करता हूँ कि थोड़े से किताबें वगैरह पढ़ो। तो अगर मैं वैसे बोलूँ तो इसमें क्या बोलूँगा कि बोल सकते हो कि माई टीचर एडवाइज्ड मी टू रीड डैश मोर चैप्टर्स, या बुक जो भी है, बोलो क्या लगाओगे। यही 6 में से ऑप्शन है तुम्हारे पास, इन्हीं 6 में से चुनना है। हैं तुम लोग कुछ नहीं चुन पा रहे हो। लिटिल चैप्टर तो काउंट होता है, तभी तो चैप्टर्स बने हैं, जो खुद प्लूरल बना है उसको क्या करोगे। अरे भाई क्या, हाँ अ फ्यू। अब मैं ना के बराबर तो बोलूंगा नहीं कि ना के बराबर चैप्टर और पढ़ लो, तो मैं बोलूंगा कि थोड़े बोरे और चैप्टर पढ़ लो, है ना, थोड़े। तो कहते हैं अ फ्यू मोर चैप्टर्स, ठीक है। इसका मतलब समझा कि भाई अब ना बोलूंगा, ऐसा कोई तो लॉजिक है नहीं ना, ये कोई लॉजिक है बताओ। अगर मैं फ्यू लगा दूं तो कुछ बनेगा। माई टीचर एडवाइज्ड मी टू रीड फ्यू मोर चैप्टर्स, तो फ्यू मतलब ना के बराबर और चैप्टर पढ़ने के लिए मत पढ़ो, मतलब कुछ नहीं बोला पढ़ने के लिए एक तरह से। तो अगर ये बोलोगे कि अ फ्यू मोर चैप्टर्स में थोड़े बोले हैं कि थोड़े से और पढ़ लो, मतलब पढ़ो लेकिन इतना कि कम पढ़ लो थोड़ा सा, लेकिन और पढ़ लो, है ना। तो माई टीचर एडवाइज्ड मी टू रीड। देखो एक और बात है, ये एक ये एक पॉजिटिव सेंस भी तो लेके आता है ना। तुम ध्यान से देखो तो फ्यू नेगेटिव सेंस लेके आता है। तुम किसी को बोले आई हैव लिटिल मनी, तो वो थोड़ा सा नेगेटिव सेंस भी आ जाता है। अगर तुम किसी को बोलते हो आई हैव अ लिटिल मनी, मेरे पास पैसे है लेकिन बहुत कम है, तो थोड़ा सा पॉजिटिव सेंस आता है उससे। तो तुम ध्यान से देखोगे तो जहां ऑलमोस्ट ना के बराबर दिमाग, जैसे यहां था, तुमने बोला कि आई कांट बाय एनीथिंग, तो वो नेगेटिव सेंस आ गया ना। तो नेगेटिव सेंस आ गया, दैट मीन्स तुम्हारे पास ना के बराबर ही पैसे हैं, तो आई हैव लिटिल मनी। बात समझ में आया।
तो ये लिटिल वर्ड और एकदम फ्यू वर्ड ये हम लोगों को नेगेटिव सेंस देते हैं। फ्यू एंड लिटिल, अगर सिर्फ यही वर्ड है तो ये दोनों हम लोगों को नेगेटिव सेंस में देता है। नेगेटिव है मतलब अब डायरेक्ट नेगेटिव ना बोल करके सेंस उसका नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। तो ये नेगेटिव सेंस में इस्तेमाल हो रहा है ना। आई हैव लिटिल मनी, है ही नहीं पैसा भैया, तो क्या कर दूं, है ना। तो लेकिन उसके बाद अ फ्यू अ लिटिल कुछ उम्मीद पैदा करता है कि हाँ भैया कुछ उम्मीद है ना, थोड़े मोड़े हैं मेरे पास, कुछ गुजारा चल सकता है, हल्का फुल्का कम है लेकिन क्या करेगा, काम चल जाएगा, ठीक है। तो फ्यू और अ फ्यू में फ्यू और लिटिल एकदम से नेगेटिव सेंस में लाता है, तो सेंटेंस ऐसा होना चाहिए कि उसमें नेगेटिव में बैठे वो। अदरवाइज थोड़ा सा भी अगर उम्मीद है तो वहां पे अ फ्यू और अ लिटिल लगा देना, ठीक है। बोलो। जैसे मोदी जी ने लॉकडाउन लाया था, तो मोदी जी ने लॉकडाउन लाया तो क्या किया था, इसके वजह से काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा था, क्या बोलो। तो जब लॉकडाउन आया तो द लॉकडाउन वॉज इम्पोज्ड स्ट्रिक्टली, ठीक है, स्ट्रिक्टली काफी था। एंड उसके वजह से क्या होता था, एंड डेफ पीपल वेयर सीन ऑन रोड। बोलो इसका आंसर क्या होगा, वेयर सीन ऑन रोड्स। सड़कों पर क्या हुआ था, एक ही रोड नहीं, बहुत सारे सड़कों पर क्या, अ फ्यू। हाँ, क्योंकि स्ट्रिक्टली हुआ था ना, लॉकडाउन काफी स्ट्रिक्टली था, इसके वजह से ना के बराबर लोग तुमको रोड पे दिखते थे, फ्यू दिखते थे, फ्यू। अब द फ्यू आ फ्यू भी लगा दोगे तो तुम्हारे हिसाब से सेंस ठीक है, लेकिन तुम देखो ना कि ये कहना क्या चाह रहा है कि लॉकडाउन इतना स्ट्रिक्टली हमने इम्पोज किया था कि अब तुम बोलोगे कि अच्छा वो डॉक्टर भी तो रहते हैं। देखो यहाँ पे पीपल, देखो सेंस भी क्या कह रहा है, कॉमन पीपल के हिसाब से सेंस आ रहा है ना। इस सेंटेंस का सेंस समझने की कोशिश करो, कहना क्या चाह रहा है, अदरवाइज तुम इसका मतलब ही बदल दोगे, है कि नहीं। अगर मैं यहाँ नो लगा दूं तो यहाँ पे मतलब कि पूरी सड़कें सुनसान थी, कोई नहीं आ रहा था जा रहा था, ऐसा भी नहीं हो सकता है ना, कि द लॉकडाउन वाज इम्पोज स्ट्रिक्टली एंड नो पीपल वर सीन ऑन द रोड, ठीक है। गलत तो ये भी नहीं है, लेकिन सेंस अच्छा नहीं बन रहा है ना। तो एक नेगेटिव सेंस आ तो रहा है कि इम्पोज स्ट्रिक्टली की वजह से। तो अगर एग्जाम में इन्विजिलेटर स्ट्रिक्ट हो तो क्या तुम चीटिंग कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो ना के बराबर तुम चीटिंग कर पाओगे, तो उसी तरह है। हाँ, उतना तो चल जाएगा हल्का फुल्का, लेकिन तो ये बात समझ में आया। तो लॉकडाउन वॉज इम्पोज, इतना स्ट्रिक्टली इम्पोज किया गया कि बहुत मतलब ना के बराबर लोग हमको रोड पर दिखे थे, ठीक है। और सेंटेंस में करवा देता हूं दो तीन, तुम लोगों को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शंस में जहां पे तुमको थोड़ा सेंस पहचान लेना, जहां भी थोड़ी सी भी उम्मीद दिखेगी वहां पर वो लगा देना। बोलो क्या लगाऊं, हाँ हाँ, द फ्यू ही लगाना पड़ेगा। क्या कहना चाहता हूं मैं इस सेंटेंस में, कि मेरे पास बुक हैं, तो मेरे पास जितने भी बुक हैं वो सारे के सारे क्या है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हाँ यूजफुल है। तो लिख सकते हैं, इससे हमें एक उम्मीद बनेगा और एक चीज का पॉजिटिव सेंस भी आ रहा है। द फ्यू बुक्स दैट आई हैव आर यूजफुल फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। बहुत समझ में आया। कभी कभी कुछ और, हाँ कभी कभी वेरी भी लगा के देता है, जैसे वेरी डैश बुक्स आर अवेलेबल ऑन स्टैटिस्टिक्स, है ना। तो अब क्या लगाओगे यहाँ पे, ऑफ यू नहीं लगा सकते, वेरी ऑफ यू नहीं लगाएंगे क्योंकि वेरी के बाद ऑफ है, ठीक है।
हाँ, तो सिर्फ हमको फ्यू लगाना पड़ेगा, क्योंकि वेरी क्या है, यहां पे देखो फ्यू एडजेक्टिव बन जाता है। अच्छा, एक चीज और ऑब्जर्व किया तुम लोगों ने, ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है कि नहीं? बुक्स है, सब जगह नाउन के पहले आता है, देखो, है ना? ये मैं बोलना भूल गया था, लेकिन दिमाग लगाओगे तो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है ना, हर जगह नाउन के पहले आ रहा है, ये भी नाउन के पहले आ रहा है। और वेरी क्या होता है? वेरी कभी एडजेक्टिव बताया है हमने? ही इज वेरी, वेरी कभी हो सकता? वेरी नहीं हो सकता, तो वेरी एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, याद रखना। वेरी हमेशा एडवर्ब ही रहेगा, ठीक है? तो अगर एडवर्ब आया है तो एडवर्ब हमेशा किसकी क्वालिटी बता सकता है? या तो अपन एडवर्ब की, वर्ब की, एडजेक्टिव की। हाँ, तो हम यहाँ पर फ्यू लगाना हमारी मजबूरी है, तो वेरी अ फ्यू नहीं लगा सकते। वेरी फ्यू बुक्स आर अवेलेबल ऑन स्टैटिक्स, मतलब बहुत कम बुक जो है स्टैटिक्स पे अवेलेबल। याद रखना, जब वेरी होगा तो वेरी अ फ्यू सब वर्ड यूज मत करना, वेरी अ लिटिल मत करना। वेरी लिटिल होता है, वेरी फ्यू होता है, ठीक है? तो कौन सा नॉलेज डेंजरस होता है? लिटिल नॉलेज में क्या लगाते हो? कभी सुना? अरे कहते हैं ना, डैश लिटिल नॉलेज इज, डैश लिटिल नॉलेज डेंजरस, ऐसे ही शायद बनता है। अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज। कभी समझ में आया इसका क्या मतलब है? तो लिटिल तो नहीं होगा, लिटिल के आगे हम क्या लगा सकते हैं? द लिटिल, द नहीं लगा सकते तो अ लगाएंगे, है ना? हाँ, तो अ लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस नॉलेज, इसका मतलब समझ में आया कि कभी कभी आधा अधूरा ज्ञान भी खतरनाक हो जाता है। अब मान लो किसी को मशीन चलाने आया और ऑफ ही करने नहीं आया है, तो बड़ा दिक्कत का हम वाला फैसला हो जाएगा ना। मान लो कि तुमने गैस चालू करने आया लेकिन गैस को ऑफ करने नहीं आया, नई टेक्नोलॉजी गैस आई है, ऑफ ही नहीं करने आना, तो तुम तो बहुत खतरनाक वो हो जाएगा। तो हमेशा कहा जाता है कि अ लिटिल नॉलेज इज डेंजरस, ठीक है? हाँ, अशोका के बारे में जानते हो? अशोका कौन थे? कुछ तो जानते होगे, तो मूवी बना था शाहरुख खान ने, मूवी में क्या थे? हाँ, ये देखो, समझे, ऐसे ऐसे बच्चे जो काफ़ी लूसेंट रटते हैं उनके साथ यही दिक्कत है, हर जगह अपना, ठीक है? तो अशोका द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, देख रहे हो? तो द कैसे लगाते हैं आर्टिकल में, ये आर्टिकल है ना। तो ये देखो, ये चीजें, एक बात मुझे बताओ, क्या बोलूं? हाँ, ग्रेट, ग्रेटर और ग्रेटेस्ट, ये तीन वर्ड होते हैं, ठीक है? तो ये कंपैरेटिव डिग्री है, वो सुपरलेटिव डिग्री है, ठीक है? अब मैंने बहुत यही दो कुछ ही ऐसे वर्ड है जिसके जो इनके नॉर्मल एडजेक्टिव फॉर्म में, वहां पर हम द का इस्तेमाल करते हैं। उनमें से ये कुछ एक वर्ड है ग्रेट, है ना? अकबर द ग्रेट, अशोका द ग्रेट, ठीक है ना? क्योंकि इसके नाम के आगे ही वो आया हुआ है, ठीक है? कुछ जगह जैसे द ग्रेट ब्रिटेन, द ग्रेट ब्रिटेन, ठीक है? द ग्रेट ब्रिटेन, तो द ग्रेट, ग्रेट नॉर्मली नहीं आएगा, हम कभी नहीं बोल सकते कि ही इज द गुड बॉय, ही इज द गुड बॉय, गलत है, याद रखना। देख रहे हो, ये सब वर्ड गलत है, यहाँ पे द नहीं लगाएंगे, यहाँ पे अ लगाएंगे हमेशा। लेकिन अशोका द ग्रेट, तो तुम एक बात इस चीज को फॉर्म में ये करके देखो तो तुमको लगेगा हमेशा, ठीक है, कि, और मैं बताता हूं, इसको और भी लगा सकते हैं, द ग्रेट अशोका। बस यही एक वर्ड है जिस पर तुमको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है? द ग्रेट अशोका। तो अब तुम लोग रट के जाओगे कि यार नॉर्मल मतलब एडजेक्टिव के साथ तो लगाते ही नहीं है, तो लेकिन ये वर्ड एक ऐसा है जिसमें हम लगाते हैं, अशोका द ग्रेट, द ग्रेट अशोका। हर जगह नहीं लगाते, ये मतलब हर जगह लगा देते हैं, यू आर ए ग्रेट मैन, ठीक है? तो यू आर द ग्रेट मैन मत बोलते ना, यू आर
अ ग्रेट मैन, ठीक है। तो द नहीं लगाना यहां पे, समझे? यहां क्यों लगाए हैं द? क्योंकि कुछ ऐसे हिस्ट्री मतलब हिस्ट्री इस तरह से बनाई गई है ताकि उसको सबसे महान राजा कहते हैं ना। जब भी तुम अकबर की बात करते हो तो तुरंत बोलते अकबर महान राजा था, तुरंत बोलने लग जाता अकबर द महान आदमी, ठीक है। उसी तरह तो कुछ ऐसे हिस्ट्री के वो थे। हाँ, कौन सा, क्या बोल रहे हो? हाँ, अलेक्जेंडर द ग्रेट, हाँ बोलते हैं ना, तो वहां पे द लगा देते हैं। तो कुछ ही वर्ड ऐसे हैं, लेकिन नॉर्मली जैसे यू आर, अब तुम अपने मैं आदमी, तुम किसी सामने वाले को मत बोलना द ग्रेट, यू आर द ग्रेट, तो ये बोलना थोड़ा सा अजीब लगेगा, ठीक है। बाकी हम और भी चीजें इस पर पढ़ेंगे, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना है। फिलहाल द फ्यू ये वाला चीज को अगर चाहो तो अभी इग्नोर भी कर सकते हो, इसे मुझे बाद में बताना चाहिए था लेकिन मैंने लिखवा दिया, कोई बात नहीं। बाकी फ्यू, अ फ्यू और द फ्यू पे कोई दिक्कत? हम्म, तो ठीक है, एक दो और क्वेश्चन करवा देता हूं, देखते हैं कि तुम लोग आज नया वाला टेस्टर खरीद के लाएंगे, इस पे मिट नहीं रहा है। ये पता है, ये धुलता है लेकिन धुलने के बाद ना अच्छा होता नहीं है, इसलिए मैं इसको धोता ही नहीं हूँ, फेंक देता हूँ। वन वन टाइम यूज है, 1 महीना 1.5 महीना यूज होता है, फिर खत्म। हाँ, किरण बेदी के बारे में जानते ही होंगे। किरण बेदी कौन थी? हाँ, तुम्हें जान के आश्चर्य होगा, शी वॉज द फर्स्ट, अरे यार द क्यों लगा दिया मैंने, फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर है ना, लेडी आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, शी वॉज द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया। तो क्या लगाऊं, द लगाऊं? हाँ, अब बताओ भाई द क्यों लगाया, तुम खुद सोचो, लेडी क्या है? क्या, ये क्या लॉजिक, तुम उधर से इधर से लगाना, तो उधर से क्या लॉजिक लगा रहे हो तुम? इधर देखो, लेडी क्या है? नाउन। नाउन के लिए क्या आया है? एडजेक्टिव। जब भी एडजेक्टिव की तरह काम करता है तो क्या लगाते हैं? अरे तुम लोग को मैं इतना रटा रहा हूं, समझ में नहीं आया क्या तुम लोगों को? जब मैंने बोला कि जब फर्स्ट एडजेक्टिव की तरह काम करेगा, जैसे ही स्टूड फर्स्ट, ही स्टूड फर्स्ट, तो समझ में आ गया कि ये जो स्टूड है ये वर्ब है, तो वर्ब है तो ये एडजेक्टिव की तरह मतलब एडवर्ब की तरह काम कर रहा है, इसलिए इसको मत वहां पे लगाना, वहां पे दा नहीं लगाएंगे हम, ठीक है। यही तो कह रहा हूं तभी से। यहां पे जब भी ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा दा लगाना। अभी भी लग रहा है बहुत लोग नहीं समझे। उसके बाद अच्छा ठीक है, इतना काफ़ी सीख लिया, अब एक दो तीन बात और बतानी है फिर लिखेंगे। तो किरण बेदी वॉज द फर्स्ट लेडी आईपीएस ऑफिसर इन इंडिया, ठीक है। और तुम्हें उसने काफ़ी चेंज किया है, और तुमको उसके चेंज, उनके चेंज के बाद वैसे पॉलिटिकली सी वॉज अनसक्सेसफुल, बट एज एन ऑफिसर सी वॉज ग्रेट, ठीक है। उसने काफ़ी बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा सुनो, एक वर्ड मैं बता देता हूँ, एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स। नंबर जानते हो? तुम्हें पता है वन में और फर्स्ट में क्या अंतर है? बोलो, दोनों एक ही बात है। आप नंबर 1 आए हो, आप फर्स्ट आए हो, तो आप तुम देखो, तुम खुद, हम डेली लाइफ में खुद यूज करते हैं लेकिन भूल जाते हैं। देखो तुम जब किसी को बोलना बोलते हैं तो बोलते हैं यू आर नंबर 1, यू आर फर्स्ट, ऐसे बोलते हैं। बाकी और भी सेंटेंस बोलते हैं। आप क्या है, तो क्यों नहीं बोलते हो यू आर नंबर फर्स्ट? ये काहे नहीं बोलते हो? हैं? अरे काहे नहीं बोलते हो? इतने दिन से बोले आए, काहे नहीं बोल रही है? तुम्हें कौन बताया ये बात?
अरे हम छोड़ो, हटाओ, हम तो ये नॉर्मल एग्जाम्पल लिए कि हम लोग क्या बोलते हैं, यू आर नंबर 1, यू आर फर्स्ट, यू आर नंबर फर्स्ट। तो नंबर फर्स्ट क्यों नहीं बोलते हैं, ये काटना पड़ा क्योंकि अगर कोई वीडियो ऑडियो लीक कर दिया तो बोलेगा गलत टीचर पढ़ा दिया है ना, बहुत लोग स्क्रीनशॉट लेके इसलिए मुझे तुरंत काट देना पड़ता है। तो यू आर फर्स्ट, नंबर फर्स्ट, तो नंबर फर्स्ट क्यों नहीं बोलते हो? लॉजिक लगाओ, बचपन से हमेशा बोलते आओ यार। जब वन, यू आर वन नहीं बोलते हो, यू आर नंबर 1 बोलते हो। एक बात देखो, अब मैं बताता हूँ ऐसा क्यों करते हैं हम लोग। देखो, जो नंबर्स होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं, एक होता है कार्डिनल, एक होता है ऑर्डिनल। ऑर्डिनल और एक पढ़ते हैं कार्डिनल, ठीक है। पहले ये समझो, दो तरह के नंबर इसको रटना उठना नहीं है, मैं सिंपल तरीके से समझा देता हूँ। जो तुम बोलते हो ना फर्स्ट, हाँ फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये सब जो तुम बोलते हो ये ऑर्डिनल है। ऑर्डिनल का मतलब ऑर्डर बता रहा है, तुम उसके रैंक बता रहे हो। भैया तुम फर्स्ट रैंक पे हो, सेकेंड रैंक पे हो, थर्ड रैंक पे हो, ऐसे बोलते हो ना, तुम ऑर्डर बता रहे हो, पोजीशन बता रहे हो। लेकिन कार्डिनल में तुम नंबर बताते हो, 1 2 3 4 5 जो भी है, 1 2 3 5000, ये सब चीजें तुम क्या बता रहे हो, नंबर बता रहे हो उसका। तो कार्डिनल मीन्स कि तुम उसके काउंटिंग्स को बता रहे हो कि कितने हैं, ऐसे ऐसे। लेकिन ऑर्डिनल में तुम सिर्फ उनके पोजीशन को बता रहे हो, यू आर द फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, है ना। बात समझ में आया? तो या तो हमको नंबर 3 बोलना पड़ता है तो हम समझ जाते हैं कि वो आप नंबर 2 हो, दैट मीन्स वो नंबर 2 है तो समझ जाता है सेकेंड है, ठीक है। अदरवाइज तुम बोलो कि यू आर सेकेंड, सिंपल से लैंग्वेज में। और तो ठीक है, तो जब भी मुझे ऑर्डर बताना, अब एक बात याद रखना, इस चीज का बहुत खास ध्यान रखना कि जब भी मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मैं बोलूं मेरे क्लास में देयर आर डैश बॉयज, डैश 2 बॉयज इन माई क्लास, ठीक है, देयर आर। तो अब यहां पर मैं कोई आर्टिकल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लिख के देखते हैं, ए या द, एन तो लगाएंगे नहीं क्योंकि वोवेल है नहीं, साउंड है नहीं, तो क्या लगाऊं, ए लगाऊं या द लगाऊं, बताओ। और नहीं भी लगा सकते हैं, तुम्हारे पास चॉइस है नहीं लगाने का भी। सुनो मेरी बात, जब भी कार्डिनल नंबर आया, ये 2 क्या है, कार्डिनल है, दैट मीन्स ये ऑर्डर वगैरह वगैरह नहीं बता रहा है ना, 2 ऑर्डर थोड़ी बताता है, 2 तो नंबर है, 2 2 3 4 5 6 7000 ये सब है ना, ये सब नंबर है। तो जब भी नंबर आए तो याद रखना कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे, ठीक है। तो देयर आर डैश 2 बॉयज इन द क्लास के था, तो देयर आर 2 बॉयज इन द क्लास, बहुत सिंपल तरीके से बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल भी लो ना, ऐसे करके ऐसे बोल दो, अगर मैं बोल दूं देयर आर तो बोलोगे देयर आर डैश 1 बॉय इन द 1 गर्ल इन द क्लास, मान लो ऐसे मैंने बोल दिया, गर्ल इन दी क्लास। देखो सब कुछ हम लोग जानते हैं, बस हम लोग को उसको ऑर्डर फॉर्म में याद रखना है। अब देयर आर क्या लगाऊं, यहाँ पे कुछ नहीं लगा सकता हूँ, 1 है ऑलरेडी दे रखा है उसके लिए, बेचारे के लिए, तो 1 ऑलरेडी एडजेक्टिव आ चुका है, तो यहाँ पे क्या लगाऊं, कुछ नहीं लगाऊंगा। एक बात और, अगर तुम थोड़ा सा ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो और भी इजी है। तुमको क्या, मैंने इसको क्या बोला था अभी, क्या लिखा था मैंने इसको, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, यही लिखा था ना, एडजेक्टिव ऑफ नंबर ऑफ, हाँ उसके बाद ये वाला बताया तुमको। तुम एक बात ध्यान से सुनो, ये नाउन है, नाउन के पहले क्या आता है, एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बाद एडवर्ब भी आ सकता है, लेकिन एक बात तुम आराम से इस चीज को अच्छे से लिख सकते हो कि आर्टिकल जितने भी हमारे पास तीनों हैं कैन ओनली बी एडजेक्टिव, ठीक है, इट कैन नेवर बी एन एडवर्ब। तो लॉजिकली भी देखो तो हो गया ना काम, दिमाग चल गया ना। अगर ये लाइन भी याद है और पूरा ग्रामर हमको इसमें इस चीज नहीं भी पता तो भी हम निकाल देंगे। तो एक एक वर्ड को पहचानना है और पोजीशन बनाना है, तब हमें इतना एक्सपर्ट होना है कि चीजों को, और मिला जुला करके सारा चीज एक ही जगह घूम जाएगा। अब मैं ये चीज रटाऊं बैठ के कि जब कार्डिनल नंबर होगा तो मतलब तुमको ये बात भी अगर पता हो जाए कि यार आर्टिकल जो है वो सिर्फ एडजेक्टिव की तरह काम, पूरा तुम अभी तक हम जितना चीज पढ़ा है तुम हर जगह देखना कि आर्टिकल सिर्फ नाउन की तरह आया होगा, ठीक है ना, और कोई तरीका। अब जैसे तुम बोलोगे, अच्छा एक एग्जांपल है, ही इज अ गुड बॉय, तो आप बोलोगे यहाँ तो गुड बॉय, यहाँ तो एडवर्ब हो गया, एडवर्ब नहीं हुआ ये,
ऐसा नहीं है कि ये, क्या ये गुड का बता रहा है क्वालिटी? एक एक अच्छा है नहीं, एक लड़का है, तुम ये बताना चाह रहे हो। हाँ, तो ये ए इस नाउन के लिए आया है, क्योंकि एक अभी एडजेक्टिव के लिए आता ही नहीं है ना? क्या मैंने कभी बोला मैंने पहले ही दिन क्या पढ़ाया कि आर्टिकल किसके लिए आएगा सेंटेंस में? नाउन के लिए, है ना? हाँ, बात खत्म। तो नाउन के लिए आता है तो एडजेक्टिव है। क्या मैंने कभी बोला कि आर्टिकल वर्ब के लिए भी आ सकता है, एडवर्ब के लिए भी आ सकता है, एडजेक्टिव? नहीं, मैंने सिर्फ लिखा कि लिख देना एकदम अच्छे से ब्लैंक लेटर में, एक अच्छे से बोल्ड लेटर में, कि आर्टिकल सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव ये नाउन के लिए आएगा, उसके अलावा किसी भी चीज के लिए नहीं आएगा। बहुत सी बात सिंपल हो गई, तो इतना याद हो गया। तो अब यही चीज है, हर चीज का एक लॉजिक है, कोई भी चीज याद मत। तो ये ए बॉय के लिए आया है, क्योंकि ए नाउन, बॉय नाउन है, गुड नाउन है नहीं है। गुड तो एडजेक्टिव है, गुड आया है बॉय के लिए, ठीक है ना? सब अपने अपने किसी न किसी पर्पज से इस सेंटेंस में आया है, ऐसे ही नहीं आया है, ठीक है? जैसे ही के लिए इज आया है, इज ही के लिए आया है, अपने हिसाब से समझना पड़ेगा, ठीक है? तो इस तरीके से समझ, जब भी इस तरह का एकदम नॉर्मल नंबर रहे 1 2 3 4 5 600, तो कोई भी आर्टिकल का इस्तेमाल कहीं भी मत करना, ठीक है? लेकिन जब ऑर्डिनल रहे, जैसे तुम लोग पढ़ते हो, ये ऑर्डिनल रहे, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर बताने वाला, ऑर्डर नंबर बताने वाला, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये सब ऑर्डर बताएगा। तो जैसे क्या बोलते हो, यू आर डैश फर्स्ट बॉय इन माई लाइफ, क्या बोलते हो? बोलो, लगाऊं या ना लगाऊं? हाँ, यू आर द फर्स्ट बॉय बोलते हो, नॉर्मली लाइफ में ऐसा बोलते रहते हो, यू आर द फर्स्ट बॉय इन माई लाइफ, ठीक है? तो फर्स्ट हमको पता है यहां पे एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, और एडजेक्टिव के लिए यहां पे द आया है, ठीक है? लेकिन याद रखना, मैं क्या बोल रहा हूं कि जब भी ये एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो उसके आगे हम द लगाएंगे, है ना? बोलो हाँ या ना? तो जब नंबर होगा 1 2 3 4 5 तब कुछ नहीं लगाना है, लेकिन और उसमें भी सिर्फ द लगेगा, ए और एन नहीं लगाओगे कभी कि यू आर एन फर्स्ट बॉय, एन सेकेंड बॉय, यू आर द, उसमें भी सिर्फ द ही लगेगा। एक द ही ऐसा है जो बहुत जगह फ्लेक्सिबल है, तो यू आर द फर्स्ट, ठीक है? यू आर द वन नहीं होगा, ठीक है? कभी भी। बात समझ में आया? हाँ, सबके साथ लगाना, हाँ, यू आर द सेकेंड मैन, हाँ, यू आर द थर्ड मैन, हाँ लगाएंगे, बिल्कुल लगाएंगे, क्योंकि अगर वो एडजेक्टिव की तरह काम करेगा तो हमको लगाना ही पड़ेगा ना, नहीं समझे? क्योंकि जैसे ही तुम बोलोगे थर्ड, हाँ, अब जैसे मान लो तुम बोलोगे यू आर थर्ड, तो यहां पे द थर्ड नहीं लगा सकते, बताओ क्यों नहीं लगा सकते? बुलाया नहीं हो कुछ, ये एडजेक्टिव है, लेकिन यहां पे यू आर द थर्ड, यू आर द सेकेंड नहीं बोलते हैं, यू आर द सेकेंड, यू आर द फर्स्ट। अभी अभी मैंने पढ़ाया था ना, यू आर द फर्स्ट, यू आर द सेकेंड, हाँ बोलते हैं, लगाएंगे, हमेशा लगाएंगे, यू आर द फर्स्ट, ठीक है? लेकिन पूरा सेंटेंस लिख देंगे तो अच्छा रहेगा, यू आर द फर्स्ट पर्सन हु क्वालिफाइड फॉर दिस एग्जाम, ठीक है? तो ज़्यादा कंप्लीट सेंटेंस बनेगा तो द लगाना, और तुमको एग्जाम में सेंटेंस तरह आएगा कि तुमको लगाना है कि नहीं लगाना, पता चल जाएगा। बस इतना याद रखना, ऑर्डिनल के लगाओगे, ऑर्डिनल मतलब ऑर्डर बताएगा, ऑर्डर फर्स्ट सेकेंड थर्ड ऑर्डर बताएगा, और कार्डिनल जो नंबर है वो नॉर्मली उसके लिए नहीं आएगा, ठीक है? अब सुनो मेरी बात, देखो थोड़ा सा आर्टिकल के साथ है, आर्टिकल को इतना आसान चैप्टर नहीं है कि सिर्फ वोवेल ओवेल पढ़ाए, और बहुत डिफिकल्ट चैप्टर है। और तो एक दो सेंटेंस और करेंगे और फिर चलेंगे, ठीक है? डैश टू बॉयज सिटिंग ऑन सिटिंग देयर, लिख लो क्या देयर आर माई ब्रदर्स। बोलो क्या होगा आंसर इसका? बोलो। हाँ देखे, अब तुमको जानकर आश्चर्य होगा कि यहां पे द लगेगा। अब बोलो कैसे कंफ्यूज हो गए? हाँ, क्योंकि
इस बॉयज को वो कौन लड़के हैं, कोई पर्टिकुलर लड़के हैं ना, उस जगह पे बहुत सारे बच्चे बैठे रहते हैं। तुम सिर्फ किसी दो पर्टिकुलर लोगों को, डेफिनेट लोगों को कह रहे हो कि द बॉयज सिटिंग देयर आर माई ब्रदर्स। तो पूछा कितने, द टू बॉयज। तो यहां पर टू, देखो चीजों को समझने का कोशिश करो। यहां पर ये वाला जो द है, क्या कहते हैं यहां पर, कहाँ गया, हाँ ये, देयर आर टू बॉयज इन माई क्लास। तो ये कोई चीज डेफिनेट वफिनेट नहीं बता रहा है कि देयर आर द टू बॉयज इन माई क्लास। ठीक है, ये नंबर शो कर रहा है। यहां पे तुम काउंटिंग पे ज्यादा फोकस कर रहे हो, या यूं कहो कि किस चीज पे फोकस कर रहे हो। नहीं नहीं, देयर आर टू बॉयज इन माई क्लास, यहाँ हम काउंटिंग पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं ना, कि ये रहा कि वन बॉय वन गर्ल। लेकिन यहाँ पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये पूरा सब्जेक्ट ये है, टू बॉयज, ये पूरा सब्जेक्ट है। ठीक है, ये ठीक है ना। तो ये पूरा सब्जेक्ट है और हम कह रहे हैं कि द बॉयज, टू बॉयज सिटिंग देयर आर माई ब्रदर्स। अगर मैं ये सेंटेंस लिखूं, टू बॉयज, फिर मैं आर लगा दूं, आर सिटिंग देयर, तो यहां पे द लगाओगे? नहीं, यहां पे नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे यहां पे? क्योंकि ये सब्जेक्ट ये है, इसके लिए वर्ब वगैरह वगैरह आ चुका है। लेकिन ये इस बार हमारा फोकस नहीं है, क्योंकि हमको पता है कि आर्टिकल हमेशा किसके लिए आता है, नाउन के लिए आता है। तो नाउन इस बार ये पूरा का पूरा हमने इसको सब्जेक्ट माना कि भैया वो जो दो लड़के हैं ना, जो एकदम तुम इसको पॉइंट करके बता रहे हो डेफिनेटली, वो मेरे भाई है। ठीक है ना, सब नहीं है मेरे भाई, समझे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला, टू बॉयज आर सिटिंग, हाँ होगा कोई बैठा हुआ, तो समझे। तो यहाँ पर द नहीं लगाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये वाला द ये गलत हो जाएगा, समझे। एक दो सेंटेंस और करवा दूंगा तो समझ में आएगा, लेकिन नहीं करवाएंगे अभी, रहने दो। क्योंकि फिर इसमें ना मैं सुपरलेटिव और कंपैरेटिव, देखो जो भी चीज तुम पढ़े हो ना, सबको सब अभी जाके कंफ्यूज हो जाओगे। जैसे तुमको विश्वास नहीं होगा कि अभी बेटर वर्ड के साथ मैंने क्या बोला है, जैसे ही इज बेटर देन सी, ही इज बेटर देन सी। तो यहां पे बेटर के साथ अ लगाए हो, कोई आर्टिकल लगाए हो? हाँ, लेकिन अब अगर मैं बोलूं कि ही इज दी बेटर ऑफ टू, ठीक है, ही इज द बेटर ऑफ द टू डांसर्स, मान लो ऐसे रखते हैं। तो अब तुम देखोगे कि यहां पर हम द लगा दिए और ये सेंटेंस बिल्कुल सही है। बोलो ये क्या लॉजिक है? तो यही है इंग्लिश। अब मैं बताऊं इसका लॉजिक क्या है। यहां पे तुम कंपेयर कर रहे हो, यहां पे क्या कर रहे हो, चुन रहे हो। बात समझ, यहां कंपैरिजन हो रहा है, थोड़ा सेंटेंस को पढ़ो। तुम दो में से क्या कर रहे हो, दो में से एक डांसर को बता रहे हो कि ही इज द बेटर ऑफ द टू, दो लोगों में से एक को बता रहे हो, है ना। तो ये सेंस पर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो तुम ये दोनों सेंटेंस को फिलहाल लिख लो, इससे हम अगला क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो विल स्टार्ट दिस, मतलब नेक्स्ट क्लास फ्रॉम हियर ओनली, और इसमें और ढेर सारा चीज मैं बताऊंगा। फिलहाल के बस इतना जान लो कि यहाँ पर कंपैरिजन हो रहा है, यहाँ पे चॉइस है हमारे पास, यहाँ कंपैरिजन नहीं कर रहा है। ध्यान से पढ़ोगे, अगर थोड़ा मोड़ा इंग्लिश जानोगे, तो ही इज द बेटर ऑफ द टू डांसर्स। उन दो डांसर्स में से हम एक को बता रहे हैं कि तुम भैया बेस्ट हो, मतलब तुम अच्छे हो, बेटर हो। ठीक है ना, दो लोगों में है तो बेटर तो यूज करना ही पड़ेगा, मजबूरी है। लेकिन उनमें भी होता है ना कि भैया तुम जो है वो जो है अच्छा है, उन दोनों में से दो में से एक को चुनना है। तो हियर यू आर गोइंग टू चूज वन, तो वन इज चूजन, कह सकते हो यहां पर है वन इज चूजन फ्रॉम टू। ठीक है, यहां पर ठीक है। बाकी इस पे हम क्लास को कल स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो फिलहाल जितना पढ़ लो, आगे हम देखेंगे क्या करना है। हर जगह तुमको एक्सेप्शन मिलेंगे, एक्सेप्शन कुछ नहीं, हर जगह सेंस बदल जाएगा इंग्लिश का, और तुमको फिर से नई चीजें तुमको बहुत प्रैक्टिस करना पड़ेगा, याद रखना।
ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अब तुमको हम रटा दें कि बेटर के साथ मत लगाइएगा कहीं भी, तुम जा करके वहाँ पे तुमको एग्जाम में ये दे देगा, फिर आकर के तुम मुझे सुनाओगे। तो ये है कि तुमको एक एक बात को समझना पड़ेगा। यहाँ पे सेंस कुछ और था, यहाँ पे कुछ सेंस और है। यहाँ पे तुम ये देखो, द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है ना, तो तुम किसी डेफिनेट चीज को अगर जब भी पॉइंट आउट करोगे तुमको द लगाना पड़ेगा। जैसे द टू बॉयज था, द टू बॉयज सिटिंग देयर आर माई ब्रदर्स, तो वहां पे मैं डेफिनेट बना रहा हूं उस दो लड़कों को, बहुत सारे लड़कों में उस दो लड़कों को मैं डेफिनेट बता रहा हूं कि भैया वो दोनों मेरे भाई हैं। जहां भी तुम डेफिनेट बनाओगे, हाँ उसी तरह यहां पे कोई डेफिनेट नहीं बना रहे थे, ही इज बेटर देन सी, लेकिन यहां पर तुम जब दो में से किसी एक को डेफिनेट बना रहे हो, एक को चूज करना है, तो बनाना पड़ेगा ना ही इज द बेटर ऑफ द टू चॉइस, ठीक है। और अदरवाइज इसको समझने का और भी तरीका है कि जब भी देन लगेगा तो समझ जाना कंपैरिजन हो रहा है। ये जो देन है ये कंपैरिजन के लिए होता है ना, ही इज बेटर देन सी, तो जब देन आएगा तब मत लगाना बेटर के साथ कुछ, ठीक है ना। मोर ब्यूटीफुल देन, ठीक है ना, मोर इंटेलिजेंट देन तो मत लगाना। अदरवाइज ऑफ जब भी रहेगा, ऑफ में तो चूज कर चॉइस करने के लिए आएगा। लेकिन अब ये फिर रटने वाली बात हो जाएगी, लेकिन अगर समझ के करोगे तो थोड़ा एक दो दिन ज़्यादा लगेगा, लेकिन इंग्लिश अच्छी आ जाएगी। बोलना भी तो है, रट के थोड़े एग्जाम में देना है, तुमको अपना स्पोकन इंग्लिश भी तो अच्छा करना है ना। तो हाँ।